हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आइडिया ऑफ फ्रेजेस से आज हम देखेंगे पार्ट 3। 2 पार्ट मैंने इसके पहले ही आपको दिए हुए हैं, आपने नहीं देखे हैं तो कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूं प्लेलिस्ट का, जा करके देख लीजिए। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक दिया गया है, आप यहाँ से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप हमारी वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपने हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना ना भूलें। आज का पहला यहाँ पे हम लेते हैं आइटम। ये क्या है? हेल्टर स्केल्टर। ये क्यों यूज़ किया जाता है या फिर इसका क्या मतलब है? तो हेल्टर एंड स्केल्टर जब यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हो और एकदम से किसी भी ऑर्डर में ना हो, एकदम डिसऑर्डरली हो। ओके, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है हेल्टर एंड स्केल्टर का। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप कह सकते हैं इन हैश्ड। हैश्ड का मतलब क्या हो गया कि बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में कुछ हुआ हो, या फिर आप कह सकते हैं सी वाला इन डिसऑर्डरली। तो अगर आप देखिए इसका जो सही अर्थ है वो बी और सी दोनों को मिला करके ही आता है। ओके, अब इनमें से अगर कुछ एक रहे तो आप डिसऑर्डरली को आप टिक करेंगे, मतलब एकदम से अव्यवस्थित कुछ हो और बहुत ही ज़्यादा जल्दीबाजी में किया गया कोई काम हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हेल्टर एंड स्केल्टर का। ओके, अगला यहाँ पे है आउट ऑफ थिन एयर। आउट ऑफ थिन एयर का प्रयोग क्यों किया जाता है? कि जब कोई भी चीज़ अचानक से प्रकट हो जाए तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है इस आइटम का आउट ऑफ थिन एयर, की कहीं से प्रकट हो गया जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो देखिए क्या है, अपीयर सडनली। डी वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर है कि अचानक से सामने आ जाना, चाहे वो कोई व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी हो, अचानक से सामने आ जाए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आउट ऑफ थिन एयर। देखिए एक एग्जांपल जैसे लिखा है, दिस न्यू एविडेंस केम आउट ऑफ थिन एयर, कि जो नया एविडेंस है वो अचानक से सामने आ गया। अभी हेल्प करेगा जिसके लिए भी होगा। तो आउट ऑफ थिन एयर का मतलब अचानक से सामने आया। इसका मतलब ये मत निकालिएगा कि कहीं पतली हवा से आया है। ओके, अगला वर्ड है पुट अप विथ समथिंग और समबडी। अगर आप ये यूज़ करते हैं पुट अप विथ समथिंग समबडी, किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आप उस चीज़ से ऊब चुके हैं, मतलब आप उस चीज़ को अब मतलब बहुत ज़्यादा उसको सह रहे हैं, उसके ख़राब होने की वजह से भी। तो पुट अप विथ समथिंग का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज़ से आप उस चीज़ को सह रहे हैं। ओके, अगर इसी का आगे नेगेटिव हो जाए तो आप कह सकते हैं कि अब आप उस चीज़ को नहीं सह सकते। और पॉजिटिव से पॉजिटिव अगर रहे, कुछ नॉट, नेवर, कांट ना है, तो उसका मतलब आप अभी तक उस चीज़ को सह रहे हैं। मतलब इसका होता है इंड्योर करना, सहना। ओके, उसके ख़राब होने के बावजूद भी उसकी कंडीशन में बने रहना। सी वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट है। देखिए एग्जांपल क्या है, आई कांट पुट अप विद दिस मोबाइल सर्विस, की अब मैं इस मोबाइल सर्विस को और झेल नहीं सकता। पुट अप विथ और इसके आगे दिस मोबाइल सर्विस है। समथिंग हो सकता है, समबडी भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है कि आपने बहुत सुधारने का प्रयास किया लेकिन अब उसको आप सह नहीं सकते हैं। आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं आई कांट पुट अप विद दिस पर्सन ड्यू टू हिज बैड हैबिट्स, या कुछ भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला वर्ड है बाई लीप्स एंड बाउंड्स। बाई लीप्स एंड बाउंड्स हिंदी में जिसको हम कहते हैं दिन दूनी रात चौगनी। आप ये दिन दूनी रात चौगुनी, ये जो कहावत है इसी का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में बाई लीप्स एंड बाउंड के लिए, कि जब बहुत अचानक से बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिले, सक्सेस मिले, तो इसको हम कह सकते हैं बाई लीप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा रैपिडली कुछ भी चीज़ हो, बहुत ही तेज़ी के साथ हो, तो उसके लिए यूज़ करते हैं बाई लीप्स एंड बाउंड्स। अगला है ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है डी वाला, ऑन द ब्रिंक ऑफ। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ बस होने ही वाली है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है ऑन द वर्ज ऑफ। जैसे हम कह सकते हैं, अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, कि जो इकॉनमी है हमारे देश की या कोई भी बड़े देश की है, वो ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है, मतलब बस कोलैप्स होने ही वाली है कोविड-19 वायरस की वजह से। तो ये क्या हो गया कि अभी हुआ नहीं, बस होने की कगार पे है। ओके, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं ऑन द वर्ज ऑफ। फिर लिखा है टू और ऑफ, नो अवेल। नो अवेल के आगे चाहे टू प्रयोग किया जाए चाहे ऑफ प्रयोग किया जाए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यूजलेस। अगर कोई भी चीज़ अब व्यर्थ है जो, अब उसके लिए प्रयोग करते हैं टू और ऑफ नो अवेल। टू नो अवेल या ऑफ नो अवेल, मतलब आपका जो सारा प्रयास था वो खराब चला गया, वो कुछ भी काम नहीं आया, तो उसके लिए आप प्रयोग करते हैं इसका। देखिए लिखा हुआ है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, डॉक्टर्स ट्राइड टू कीप हिम अलाइव बट टू नो अवेल, कि डॉक्टर्स ने तो अपना पूरा प्रयास किया उसको जिंदा रखने का, बट टू नो अवेल मतलब कि जिंदा उसको रख नहीं पाए। पूरा प्रयास उनका जो क्या हो गया, वो यूजलेस हो गया, मतलब व्यर्थ चला गया, वो मर गया होगा। ओके, तो टू या ऑफ नो अवेल एक ही मीनिंग होती है, यूजलेस। अगला वर्ड है यहाँ पे
असोर पॉइंट विथ। असोर पॉइंट विथ का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो आपको हर्ट करे, जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना कि दुखती नस पे हाथ रखना, तो वही होता है सोर पॉइंट विथ। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा हर्ट करती है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो डी वाला इसका ऑप्शन सही है, समथिंग विच हर्ट्स। ओके, देखिए इसका प्रयोग कैसे हुआ है। प्लीज डोंट मेंशन हिज सन बिकॉज हिज डेथ इज़ रियली अ शोर पॉइंट विथ हिम, कि कृपया उसके सन को के बारे में बात मत करना, क्योंकि उसकी जो मौत है, मतलब उसके बेटे की जो मौत है, वो उसके लिए क्या है, एक बहुत ही दुखद घटना है, उसके बारे में बात करके आप उसको अपसेट कर देंगे। तो ये क्या है, असोर पॉइंट विथ हिम, मतलब कि वो उसके लिए एक बहुत ही दुखद घटना है जो कि बहुत ज़्यादा हृदय विदारक होगी। लिखा है हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा काम जो कि बहुत ही ज़्यादा कठिन हो, जिसको करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता हो। ओके, तो उसको हम कहते हैं हरक्यूलियन टास्क। ओके, तो इसका क्या होगा सही, लिखा हुआ है अ वर्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, मतलब ऐसा काम जिसको करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगे, तो उसको हम कहते हैं हरक्यूलियन टास्क। आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के सेंस में, कोई भी एग्ज़ाम जो आपको कठिन लगता हो, कि आप कह सकते हैं नाउ डेज क्रैकिंग दिस एग्ज़ाम इज़ अ हरक्यूलियन टास्क, कि आज के समय में इस एग्ज़ाम को क्रैक करना एक बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है, ग्रेट एफर्ट लगेगा, क्योंकि वैकेंसीज कम होती जा रही हैं लेकिन प्रतियोगी बढ़ते जा रहे हैं। अगला वर्ड है टू गेट द सैक। टू गेट द सैक का मतलब क्या होता है, टू गेट द सैक का मतलब होता है किसी को उसकी नौकरी से हटा दिया जाना। ओके, डिसमिस कर देना। तो इसका मतलब होगा टू गेट द सैक का मतलब वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम। यहाँ पे जो गिवन है उसमें से आप एक सही छांट सकते हैं कि हटा देना, नौकरी से बर्खास्त कर देना, उसको कहते हैं गेट द सैक। देखिए एग्जाम्पल लिखा है द ऑफिसर गॉट द सैक व्हेन ही वॉज कैप्चर टेकिंग द ब्राइड, कि ऑफिसर को निकाल दिया गया जब उसको ब्राइब लेते हुए, घूस लेते हुए पकड़ा गया। ओके, तो उसको निकाल दिया गया। तो यहाँ पे गॉड द सैक का मतलब क्या हो गया, मतलब निकाल देना। ओके, फिर लिखा हुआ कीप समथिंग अंडर रैप्स। कुछ भी हो, आप उसको अगर अंडर रैप्स ऐसे लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि आप उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रख रहे हैं। कीपिंग या कीप समथिंग अंडर रैप्स का मतलब बहुत ही ज़्यादा आप सीक्रेट रखें ताकि किसी को पता ना चले। देखिए एग्जांपल है चाइना वॉज कीपिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ कोरोना वायरस अंडर रैप्स, की जो चाइना है उसने कोरोना वायरस की जो भी इन्फॉर्मेशन थी, शुरुआत में उसने कुछ दिया ही नहीं, तो उसने क्या किया, वो उसको क्या कर रहा था, कीप कर रहा था अंडर रैप्स, मतलब उसको सीक्रेट रख रहा था। वो कह रहा था कुछ ऐसा वायरस नहीं है, कोई वैसी नई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब पूरी दुनिया में फैल गया तब उसने बताया। अगला वर्ड है अ फेयर वेदर फ्रेंड। तो ये तो आजकल बहुत होते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या हो गया कि फेयर वेदर का मतलब हो गया कि जो अच्छे समय का दोस्त हो, मतलब ऐसा दोस्त जब आपके पास पैसे हों, खुशहाली हो, तब तो आपका बहुत ही घनिष्ठ मित्र होगा, मतलब पूछिए ही मत, इतना घनिष्ठ मित्र होगा। लेकिन जैसे ही कड़की छाए आपके ऊपर या कोई भी परेशानी आएगी तो सबसे पहले वही रफू चक्कर होगा, सबसे पहले फ़ोन उसी का उठना बंद होगा। तो ऐसा जो फ्रेंड होता है उसको कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। तो इसका क्या होगा, अ गुड फ्रेंड नहीं, अ फेवरेबल फ्रेंड नहीं, अ फ्रेंड डिजर्ट यू इन डिफ़िकल्टीज। जी हाँ, सी वाला, कि ऐसा फ्रेंड जो कि डिफ़िकल्टीज़ में, दुख के समय, परेशानी के समय में आपको छोड़ के चला जाए, तो उसको क्या कहेंगे, अ फेयर वेदर फ्रेंड। अगला है टू राइज लाइक अ फिनिक्स। टू राइज लाइक अ फिनिक्स का मतलब क्या होता है, फिनिक्स एक पक्षी का नाम होता है जिसका यहाँ पे प्रयोग किया गया है। मतलब उसको कहते हैं कि वो कभी मरता नहीं, या फिर कह सकते हैं कि वो मरता है, फिर वो जो मरता है या फिर आग से जलता है, वो उसी अपनी राख से फिर से वो पैदा हो जाता है। ओके, तो टू राइज फ्रॉम लाइक अ फिनिक्स का मतलब यही होता है कि जब आप किसी ऐसी कंडीशन में रहें कि आप बहुत ही ज़्यादा नीचे कगार पे पहुंच चुके हैं, आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मान लीजिए आप कोई बिज़नेस करें तो बहुत ज़्यादा घाटे में, लेकिन वहीं से आप फिर से सक्सेसफुल बन जाएं, तो आपकी ऐसी जो कंडीशन होगी तो वो कहलाएगी टू राइज लाइक अ फिनिक्स, कि आप फिनिक्स की तरह फिर से ऊपर बढ़े। तो लिखा हुआ है इसका टू स्टार्ट अफ्रेश फ्रॉम अ लो पोजीशन। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा कि फिर से नई शुरुआत करना लो पोजीशन से, या फिर सक्सेसफुल हो जाना बहुत ही ख़राब पोजीशन से, तो उसको कहेंगे टू राइज लाइक अ फिनिक्स। फिर लिखा है द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, कि हरी आंख वाला दानव। इसका मतलब किससे होता है, इसका मतलब ऐसे व्यक्ति से होता है जो बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्यालु होता है। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही है। जेलेसियस मतलब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ही ज़्यादा जेलेसी वाला हो, बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या करने वाला हो, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। अगला वर्ड है एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड का मतलब क्या हो कि आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हों किसी भी पोजीशन को लेकर के, किसी भी विचार को लेकर के, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि आपको क्या करना चाहिए, इस वजह से आपका जो व्यवहार है बहुत ही ज़्यादा
गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है कि आपको कंफ्यूज रहते हैं, आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि आपको आगे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो ऐसी कंडीशन के लिए यूज़ होता है एट वंस विट्स एंड। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला, टू बी पजल्ड आप कह सकते हैं, मतलब एकदम पजल्ड हो कंडीशन आपकी, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या आगे काम करना है। अगला है द प्रोज एंड कॉन्स। द प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है? प्रोज का मतलब होता है किसी भी चीज़ की अच्छाई, कॉन्स का मतलब होता है उसकी बुराई। तो द प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या हो गया कि मतलब आप किसी भी चीज़ के हर एक एस्पेक्ट को जान रहे हैं कि उसका पॉजिटिव साइड क्या है, नेगेटिव साइड क्या है। तो सारे एस्पेक्ट को आपको जानना अगर रहे तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे द प्रोज एंड कॉन्स। तो लिखा है कंसीडर ऑल फैक्ट्स, सारे फैक्ट्स को कंसीडर करना, अच्छाई बुराई सबको, तो उसके लिए यूज़ करते हैं इसको। अगला वर्ड है टर्न अ डीफ ईयर। मतलब क्या है? डीफ ईयर टर्न करना नहीं। टर्न अ डीफ ईयर का मतलब कि अगर आपको कोई इग्नोर कर दे, आप बहुत उसको बुलाते रहें, आप मदद के लिए पुकारते रहें, लेकिन वो आपको इग्नोर करके आगे बढ़ जाए, या फिर कोई आपकी बातों का जवाब ना दे, आपको इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करे, तो उसको कहेंगे टर्न अ डीफ ईयर। आप किसी के लिए कह सकते हैं कि आपने बहुत हेल्प के लिए बुलाया, लेकिन वो उसने जो है मेरी तरफ अपना कह सकते हैं ही टर्न्ड अ डीफ ईयर टू मी, तो वो मेरी तरफ इस तरीके से मुझे इग्नोर करके चला गया। तो इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं इस आइटम का। तो इसका क्या होगा सही आंसर? तो इसका होगा डिसरिगार्डेड। ओके, मतलब कोई भी रिगार्ड नहीं किया, कोई एक्नॉलेज नहीं किया और इग्नोर करके आगे बढ़ जाना। फिर लिखा है इन द लॉन्ग रन। अगर कोई भी चीज़ इन द लॉन्ग रन प्रयोग की जाती है, इस सेंस में प्रयोग की जा रही है इन द लॉन्ग रन, तो इसका मतलब होता है अल्टीमेटली अगर कोई भी चीज़ होनी है, कि आप कह सकते हैं जैसे इकॉनमी अभी ख़राब व्यवस्था में है या जो भी इस समय चल रहा है वो ख़राब है, लेकिन इन द लॉन्ग रन इससे हमको फ़ायदा होगा। मतलब अभी आपको लग रहा है कि नुकसान है, लेकिन आगे चल करके या फिर अंततः उससे फ़ायदा ही होगा। तो इवेंचुअली अगर उसका प्रयोग करना है तो उसके लिए हम इन द लॉन्ग रन का प्रयोग करते हैं। तो इसका डी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। ओके, याद रखिएगा। अगला है इन द गुड बुक्स। इन द गुड बुक्स या फिर इन द बैड बुक्स, ये दोनों तरह के होते हैं, इन द गुड बुक्स और एक और होता है इसमें इन द बैड बुक्स। ओके, दोनों का प्रयोग क्या होता है? जैसे अर्थ इसका निकलता है वैसे ही इन द गुड बुक्स का मतलब जब आप किसी के बहुत ज़्यादा फेवरेट हो, बहुत ज़्यादा आपको कोई मानता हो, बहुत ही ज़्यादा आपको प्यार करता है, फिर आपका साइड रखता हो, और आप मतलब उसकी नज़र में आप बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे, सारा काम वो आपसे ही कराएगा, सारी सलाह आपसे लेगा और आपके लिए भी अच्छा करेगा। तो अगर आप किसी की गुड बुक्स में है, अगर कहा जा रहा है कि आप जो है अपने बॉस की गुड बुक्स में है, मतलब आप अपने बॉस के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। ओके, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है इन द गुड बुक्स। और अगर बैड बुक्स का प्रयोग किया जा रहा है कि आप बैड बुक्स में हैं, मतलब आपके वो धुर विरोधी हैं और आपका नुकसान ही चाहेंगे, आप कितना भी अच्छा क्यों ना करें, आपके लिए उनके जो कह सकते हैं विचार है वो नेगेटिव ही रहता है। ओके, तो इन द गुड बुक्स का मतलब क्या हो गया? इन फेवर विद समथिंग, समवन, मतलब किसी के फेवर में होना, उसको हम कहेंगे इन द गुड बुक्स। अगला है स्ट्रक अ चिल टू द हर्ट। स्ट्रक अ चिल टू द हर्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी को बहुत ही ज़्यादा डरा देते हैं, उसके मन में भय पैदा कर देते हैं, तो उसके लिए इसका प्रयोग होता है स्ट्रक अ चिल टू द हर्ट। डी वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। ओके, अगला है एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब क्या होता है? ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। इसका जो सही ऑप्शन है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही ऑप्शन क्या है। देखते हैं कितने लोगों का यहाँ पे आंसर सही होता है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन और ये जो अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं आपको मिलते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।